नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी, जहां 1 लाख से अधिक किसानों ने कराया अपना पंजीयन। दुर्ग कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र का किया पूजन। जामुल में आगामी चुनाव को लेकर पूरी हुई तैयारियां। जामुल निगम के कांग्रेसी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा। दुर्ग जिले के कन्या महाविद्यालय शाला द्वारा एड्स दिवस मनाया गया और लोगों को एड्स के प्रति किया जागरूक। दुर्ग के इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 56 में मकान खाली करने के लिए मिली नोटिस, जिसे लेकर वार्ड वासियों ने नगर निगम का किया घेराव। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में इस बार समर्थन मूल्य धान बिक्री को लेकर 1,02,920 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। किसानों की सहूलियत को देखते हुए जिले में 94 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। दुर्ग जिले में धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन धान खरीदी केंद्र में पुख्ता व्यवस्था किया हुआ है। किसी किसान को धान बेचने के लिए कोई दिक्कत ना हो। दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज धान खरीदी की शुरुआत कुथरेल में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने खुद धान तौलकर धान खरीदी की शुरुआत की। 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक तथा मक्का की खरीदी 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए औसत अच्छी किस्म के धान के लिए समर्थन मूल्य की दर धान कॉमन 1,940 रुपये प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1,960 रुपये प्रति क्विंटल तथा औसत अच्छे किस्म के मक्का का समर्थन मूल्य 1,870 रुपये प्रति क्विंटल का दर निर्धारित है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के किसान नेता हरिओम सोनी ने धान खरीदी केंद्र ग्राम धौर का निरीक्षण किया, साथ ही धान खरीदी केंद्र का जायजा भी लिया। धान खरीदी केंद्र में धान को बारिश से सुरक्षित रखने पुख्ता व्यवस्था की गई है। किसानों को सोसाइटी द्वारा टोकन का वितरण अलग अलग दिन गांव के अनुसार किया गया। किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी न हो। किसान नेता का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। किसानों का एक एक धान राज्य सरकार खरीदेगी। किसान खुशहाल होंगे तो ही बाजार में खुशहाली आएगी। सर्वप्रथम मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का धन्यवाद देता हूं, जो इस बहुआयामी योजना को चालू किया और आज धान खरीदी का पहला दिन है 1 दिसंबर। और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं, BL पुनिया जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, रवि जी, उनका आदेश है कि आप लोग एक एक धान खरीदी केंद्र में जाइए और वहाँ की होने वाली समस्याओं को आप लोग देखिए और किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना रहे। जल की व्यवस्था हो, लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, धान की जो नमी है जो सरकार निर्धारण करती है 17 का, उससे नीचे आना चाहिए और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इस बार हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम है, सपना है कि छत्तीसगढ़ के सारे लोगों का धान एक एक धान को खरीदा जाए। और इस बार बहुत बड़ी योजना है, 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ शासन ने रखा है, जो किसी भी प्रकार का बिगैर दिक्कत का इसको खरीदा जाएगा। और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और कोई किसान इससे वंचित ना रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के जितने पदाधिकारी हैं, जितने सोसाइटी के जिम्मेदार लोग हैं, उनके सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने छत्तीसगढ़ सरकार के सपनों को साकार करें। देखिए, मैं अभी आया तो अधिकांश अधिकारी मुझे सोसाइटी में मिले और कुछ मैंने कारणों को ज्ञात भी किया था कि नोडल अधिकारी कहाँ है, तो वो बताए मैं आ रही हूँ, एक आवश्यक कार्यों में हूँ। तो उनसे मैं फोन लाइन के संपर्क में था और उनसे भी मैंने बात भी की और उनको समस्या से अवगत भी कराया। उन्हें बताया कि अभी मुझे ड्यूटी एक जगह लगाई गई है, कुछ देरों के बाद मैं पहुँच जाऊँगी। तो मैं यहाँ अभी वारदाना का भी निरीक्षण किया, धानों का भी निरीक्षण किया और आपके सामने काटा पल्ला का भी मैंने कैमरे में निरीक्षण किया। तो यह देखने को मिला कि काटा पल्ला तो ठीक है, ये काटा पल्ला में 30-40 ग्राम का डिफरेंस है, उसको मैं खुद खड़े होकर उनको बांध कर उनको वेट को बराबर कराया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, किसानों की सरकार है और किसानों के साथ बिल्कुल न्याय संगत होगा। एक एक दाना, एक एक ग्राम धान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और कृषि मंत्री श्री अमरजीत भगत जी के प्रयासों से खरीदा जाएगा जी। और हमारे जो कृषि मंत्री है ना, नवीन चौबे जी का भी बिल्कुल सहयोग प्राप्त है और हर जगह हर क्षण प्राप्त है। हमारे कोहका सोसाइटी में 9 गाँव आते हैं, 830 किसान का पंजीयन है और आज ढौर के गांव का 14 किसान का खरीदी किया जाएगा। नहीं, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। हम लोग शुरू से व्यवस्था कर दिए थे कि
नंबर वाइज सबको टोकन दिया जाएगा। किसानों का भी सहयोग रहा और अपना अपना नंबर लगा दिया है। जैसे जैसे नंबर आएगा हम लोग टोकन वितरण कर देंगे। नहीं, घर सेवा की नहीं है, हम लोग उसका नंबर ले लिया है। नंबर में तुरंत बताते हैं कि आपका नंबर आ गया है, आप अपना टोकन ले जाइए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले में नगर निगम चुनाव को लेकर बिगुल बजते ही चुनावी सिलसिला तेज हो गया है। नगर पालिका परिषद जामुल के कांग्रेसी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। लंबी चर्चा के बाद जामुल प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। वहीं जोगी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी जोरदार टक्कर देने का मन बना लिया है। जोगी कांग्रेस जे के नेता ईश्वर उपाध्याय का कहना है कि इस बार जामुल पालिका में सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीतकर हमारा महापौर बनाएंगे। पूर्व में सत्ता में बैठे लोगों ने विकास के नाम पर खाली बयानबाजी बस की है। विकास के नाम पर कुछ भी धरातल पर नहीं दिख रहा है। हमने हमारे उम्मीदवारों को आम जनता से जुड़े लोगों को टिकट दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जामुल नगर पालिका में कांग्रेस के लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा, इसलिए बाहर के रहने वाले को प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का 2 से 3 टिकट जीत पाना भी मुश्किल दिख रहा है। आगामी जामुल नगर पालिका परिषद के चुनावों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और भाजपा के लगभग जो संभावित प्रत्याशी हैं, दोनों की सूची अगर हम देखें तो कांग्रेस के पास ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं के वार्ड में लड़ने के लिए, उनके 20 वार्ड में लड़ने के लिए उस वार्ड के लोग योग्य, उन वार्ड के लोगों को कांग्रेस नहीं समझ पाई। जनता तो नहीं समझ पाती, कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है कि उस वार्ड में उनके योग्य प्रत्याशी नहीं हैं। इसलिए रायपुर तक से यहाँ पे प्रत्याशी को ला के लड़ाना पड़ रहा है। चाहे 5 नंबर वार्ड को ले लो, 1 नंबर से 20 नंबर वार्ड तक के जितने प्रत्याशी तय किए हैं, स्वयं के वार्ड में कोई रहने वाला नहीं है। दूसरे वार्ड में रहते हैं और दूसरे वार्ड में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति निर्मित है कि यहाँ पे कांग्रेसी जो वार्ड के कांग्रेसी हैं, ऐसे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो जनता तो विरोध बाद में करती, कांग्रेसी ही पहले उनका विरोध कर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का 2 से 3 सीट भी निकाल पाना बहुत मुश्किल स्थिति यहाँ पे लग रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। विश्व एड्स दिवस HIV एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुर्ग के कन्या महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 तक मनाने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत दुर्ग के कन्या महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब के द्वारा एड्स पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशील तिवारी द्वारा हैंडबुक फॉर एड्स जागरूकता पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। वह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रानू नायक के द्वारा एड्स का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव व हर्ष प्रकाश साइकोलॉजिस्ट सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा छात्राओं के साथ काउंसलिंग एवं इंटरेक्शन रखा गया। वह बताया गया कि एड्स कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसी बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को लेकर महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रेशमा लाकेश ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी, जिसमें पोस्टर मेकिंग किया था और इसका एम था कि जो यंगस्टर्स हैं उनका रोल क्या है एड्स अवेयरनेस के लिए, रोल ऑफ यंगस्टर्स फॉर एड्स अवेयरनेस। तो बच्चों ने पोस्टर्स बनाए थे जिसको हमने एक हैंडबुक का फॉर्मेट दिया और आज उसको हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय ने रिलीज़ किया। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के जो हमारे स्पेशली रेड क्रॉस वॉलंटियर्स हैं उनके लिए एक काउंसलिंग सेशन किया था, जिसमें दुर्ग NMHP के क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं रानू नायक और हर्ष प्रकाश जी, उन्होंने आके न सिर्फ एड्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी, बल्कि किसी भी बीमारियों के बारे में जो अगर इस तरह विशेषकर एड्स अगर किसी को हो जाता है तो वो उसके मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में बताया और उसके क्या बचाव किए थे। एक इंट्रैक्शन प्रोग्राम रखा था जिसमें बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और उनकी क्वेश्चंस की जो उनकी क्वेरीज थी उनको उन्होंने बताया और पोस्टर कॉम्पिटिशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 56 बघेरा के सभी मकानों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिसके विरोध में वार्ड वासियों ने नगर निगम दुर्ग का घेराव कर प्रदर्शन किया और आदेश को वापस लिए जाने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की है। दुर्ग नगर निगम में बुधवार का दिन काफी हंगामेदार रहा, जब वार्ड 56 बघेरा दुर्ग के सभी वार्डवासी दुर्ग नगर निगम का घेराव करने हो हल्ला करते पहुंचे। दरअसल मोहल्ले वासियों को, जो कि बघेरा वार्ड में बीते 40 वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें नगर निगम द्वारा मकान खाली करने का आदेश दिया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो लोग वहां 40-50 सालों से अपनी पैतृक संपत्ति को
लगातार निवास कर रहे हैं और शासन द्वारा उन्हें पट्टे का वितरण भी किया जा चुका है। बावजूद इसके उन्हें मकान खाली करने का आदेश नगर निगम द्वारा दिया गया है, जो समझ से परे है। और अब वार्ड के लोग निगम से मकान खाली करने के नोटिस से काफी परेशान हैं और उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से निवेदन किया है कि यदि नोटिस को वापस नहीं लिया जाएगा तो प्रदर्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा व वार्ड की पार्षद कुमारी बाई ने उक्त बातें कही। समय में पट्टा जारी किया गया दुर्ग निगम के द्वारा और अब व्यवस्थापन के नाम पे इन्हें लगातार नोटिस भेजकर कि 7 दिन के अंदर आप अपना आवास खाली कर दें, अन्यथा भयग्रस्त होंगे। स्थानीय पार्षद कुमारी बाई साहू और छाया पार्षद ललित डीमर के द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि ऐसा किया जा रहा है। मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आयुक्त के संज्ञान में यह विषय लाया हूँ और आयुक्त महोदय ने कहा है कि मैं त्वरित कार्रवाई करूँगा और प्रधानमंत्री आवास के अधिकारी को भेजा है। हम मांग करते हैं, पूरी पार्षद दल इनके साथ खड़ी होगी कि इस नोटिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। अभी हमें आश्वासन मिला है कि हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन निरस्त करें और यदि गलत है तो पट्टा जारीकर्ता के ऊपर अपराध जारी करें। इन गरीबों की लड़ाई यहाँ से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और बाकी लोग लड़ेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ इन सबको कि इनके ऊपर ये भयग्रस्त दिखाने का काम नहीं होगा। महापौर जी इस बात को संज्ञान में लें, उनके निष्क्रियता के कारण शहर की जनता पीड़ा भोग रही है, वो आए, अन्यथा हम निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे। और नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि इनके जगह में घर बना के दो, ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ऐसा आतंक का राज दुर्ग शहर में नहीं चलेगा। इन गरीबों की रोजी रोटी के लिए कौन जिम्मेदार है? इनका 300-500 रुपये के लिए कौन जिम्मेदार है? ये आतंक का राज अगर कहीं चल रहा है तो वो दुर्ग निगम में चल रहा है। आप सबसे भी गुजारिश है, इनके आवाज़ को बुलंद कीजिए, आप जनता के बीच में हमारी बात को ले जाइए। आज ये शांत प्रदर्शन है, ये स्थिति यहाँ नहीं, उरला, पोटिया, बघेरा सारे जगहों पे ये सारे लोग एकजुट होंगे और जहाँ रह रहे हैं ये वहीं रहेंगे, ये इस बात का आश्वासन है। फिलहाल बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे वार्ड के गरीब लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि यदि उनके मकानों को तोड़ा गया तो उससे पहले वे स्वयं निगम कार्यालय के समक्ष आकर अपनी जान दे देंगे। अब देखना होगा कि इनके द्वारा की गई मांग पर निगम प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप प्रदेश में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सहकारी समितियों के माध्यम से बुधवार को धान खरीदी आरंभ कर दिया गया है। भूपेश सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसंबर से आरंभ हो गई है। इसी के तहत दुर्ग जिले के ग्राम कुथरेल में भी धान खरीदी की शुरुआत की गई। धान खरीदी केंद्रों में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया और एक निश्चित समय अवधि पर सहकारी समितियों द्वारा धान खरीदी की शुरुआत की गई। सभी किसान अपनी सुविधा अनुरूप समितियों में धान लेकर पहुंचे। किसानों का कहना था कि उन्हें सही समय में टोकन मिल गया है और खरीदी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। समिति प्रबंधक टिकेश्वर लाल देशमुख ने बताया कि धान खरीदी को लेकर बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है और प्रशासनिक आदेश के अनुसार खरीदी केंद्रों में किसी तरह की शॉर्टेज भी नहीं है। साथ ही रखरखाव की भी अच्छी व्यवस्था है। धान तो ठीक है, आज पहले दिन है इसलिए हम लोग यहाँ पर कुथरेल में 600 कुंटल ही ले पाए, क्योंकि पहले दिन व्यवस्था बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन किसानों का रुझान तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, नमी इस बार जो बारिश हुई है उससे थोड़ा सा किसान अभी थोड़ा निराश हैं। थोड़ा सुखाना पड़ेगा धान को, इसीलिए अभी थोड़ा मात्रा कम है। लेकिन कल से और 900 कुंटल
तक के धान यहाँ पर खरीदी की जाएगी। अभी जो समस्या जो आ रही बड़ी समस्या वो बारदाने की है, वो भी ऐसे हम लोगों का प्रयास है कि ऊपर से इनकी व्यवस्था हो जाए, इसके लिए कोशिश हमारी जारी है। और जैसा कि यहाँ पर अध्यक्ष जी हैं सोसाइटी के, शिवनारायण जी मार्केटिंग के, हम लोग सब इस पर विचार कर रहे हैं और मेंबर लोग सब आए थे, कलेक्टर साहब आज इसके उद्घाटन भी किए हैं। निश्चित तौर पर किसान के रुझान बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल 1 दिसंबर से धान खरीदी आरंभ होने के बाद किसानों में उत्साह है और किसान सहकारी समितियों में अपने धान को लेकर पहुंचने लगे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। मोहननगर थाने के कर्मचारियों पर ओमकार साहू ने आरोप लगाया है कि उसे पुरानी रंजिश के चलते वर्तमान में झूठे मारपीट के मामले में फंसाया जा रहा है, जिस पर प्रार्थी ओमकार साहू ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला मोहननगर थाना क्षेत्र का है, जहां थाने के कुछ वर्दीधारियों ने ओमकार साहू को झूठे केस में फंसाने का कार्य किया है। ओमकार साहू व उनके सहयोगी नितेश बाफना ने जानकारी दी है कि पिछले कुछ महीने पहले प्रार्थी का पुलिस आरक्षकों के साथ कुछ वाद विवाद हो गया था। उसी बात को लेकर वर्तमान में प्रार्थी को झूठे मारपीट के केस में फंसाने का कार्य पुलिस कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल प्रार्थी काफी परेशान है। उसका कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसका पूरा परिवार सकते में है। इतना मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ। पहले भी मुझे फंसाया जा रहा था और कल का भी घटना है जो हुआ नहीं है, उसमें चोरी वारी का पूरा केस लगाया जा रहा है मेरे को पुलिस द्वारा। मेरे घर में पुलिस मोहननगर थाने से मेरे घर में जाते हैं, मेरे माँ बाप को धमकी देते हैं। मैं डर से मैं वहीं बाहर हूँ, मैं भी परेशान। अब मैं इतना परेशान हूँ कि एकदम ना मानसिक परेशान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने आप को, मैं ऐसा हो गया हूँ। थाना मोहननगर से जुड़ा हुआ है, उसमें ओमकार को भी पहले किसी प्रकरण में ज़बरदस्ती इसको फंसा के इससे पैसे की अवैध उगाही किए थे, जिसमें एएसआई बिगम साहू, नवीन यादव और कुछ 2 आरक्षक और थे। और आज इसके चेहरे पे चोट भी है। इस वजह से ये अपनी पीड़ा को ये आप लोगों के सामने व्यतीत नहीं कर पा रहा है और इसके घर वाले भी मानसिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि मामला ऐसा है कि ये पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है ये हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन जो सत्यता वाली बात है, इस मामले में इसकी गवाही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने भी हुई थी, जो मतलब ये इनके जेब से जो पैसा निकाल लिए थे और इनको झूठे मामले में फंसा दिए थे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर भविष्य में इसके ऊपर भी कोई अगर घटना होती है, कानूनी रूप से अगर किसी भी मामले में फंसाया जाता, तो पूरी जिम्मेदारी थाना मोहननगर थाने की होगी। कल क्या घटना घटी थी इनके साथ? सिर्फ मारपीट की घटना हुई थी दीदी वहाँ पे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बालोद जिले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की धान खरीदी एवं अन्य विषय पर चर्चा की गई। कांग्रेस की सरकार अपनी ही नाकामियों के रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ते जा रही है। यहाँ पर धान खरीदी के बड़े बड़े वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई तो थी, परंतु आज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई ऐसे विषय हैं जिसमें आम जनता परेशान हलाकान है। खासकर बात करें तो किसानों की। बालोद जिले के पीपरछेड़ी में किसानों की कुचलने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ पर सरकार किसान हितैषी होने का वादा करती है, परंतु उनके वादे खोखले नजर आ रहे हैं। वही महिला हितैषी होने की बात करने वाली यह सरकार रेडी टू ईट का काम भी महिलाओं से छीनकर बीज निगम को देने जा रही है। मामले को लेकर की गई है, उसमें बहुत सारे विषय बिंदु जो हैं आपको हम दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है, इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लगातार जो है जनता को नुकसान पहुंचाया है और जनता लगातार जो है वो पीछे जा रही है। जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमने कांग्रेस को क्यों जिताया। किसान, युवा, महिला, चाहे वो दिव्यांग हो, कांग्रेस की सरकार में लगातार अन्याय और अत्याचार को सहता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आप लोग लगातार देख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा कल के विषय को भी आप लोगों ने उठाया है और आप लोगों से ही ये विषय हमको मिला है, जिसके कारण हमको आज आपको बुलाना पड़ा है और आज हमने पुतला दहन भी किया है इसके विरोध में। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी धर्मेंद्र यादव का जन्म दिवस छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ के पंजीकृत कार्यालय भिलाई के सेक्टर 1 में धूमधाम से मनाया गया। छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ के कार्यालय में आज धर्मेंद्र यादव द्वारा एक विशाल केक काटा गया और उपस्थित समस्त साथियों एवं खिलाड़ियों को केक वितरित किया गया। धर्मेंद्र यादव ने वैश्विक महामारी कोविड-19 पर पूरे समय जरूरतमंदों की मदद करते रहे। इसी समय उनसे अनेक खिलाड़ियों से भी संपर्क हुआ और उन्होंने देखा कि खिलाड़ियों को भी अनेक आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है।
तब उन्होंने पहले जिले के हैंडबॉल संघ की सदस्यता लेते हुए पहल प्रारंभ की। उनकी कार्यशैली एवं गर्मजोशी को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न सदस्यों ने उन्हें प्रदेश का नेतृत्व करने का निवेदन किया, तब वे प्रदेश का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर धर्मेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ की बैठक में वृहद स्तर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करने की बात कही। इस अवसर पर भारतीय फेंसिंग महासंघ के प्रशासनिक प्रबंधक एवं कोषाध्यक्ष श्री बशीर अहमद खान, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष एवं सचिव, छत्तीसगढ़ तैराकी एसोसिएशन सहीराम जांघड़, भारतीय थ्रोबॉल महासंघ महासचिव श्री रमन कुमार साहनी और छत्तीसगढ़ प्रदेश रोविक संघ के कोषाध्यक्ष रामजस पाल, छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ के महासचिव समीर खान, छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ के कोषाध्यक्ष विजय बहादुर सहित छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ के पदाधिकारीगण एवं विभिन्न जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष सचिव उपस्थित रहे। आज हुए चुनाव में प्रेसिडेंट के पद पे धर्मेंद्र यादव जी को निर्विरोध इलेक्ट किया गया और देवेंद्र यादव जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे उन्हें एग्जीक्यूटिव मेंबर की पद पे निर्वाचित किया गया है। छत्तीसगढ़ हैंडबॉल एसोसिएशन की एक सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 4 वर्षों के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए चेयरमैन विनोद चंद्राकर जी एमएलए महासमुंद हैं, अध्यक्ष पद के लिए देवेंद्र यादव जी और वर्किंग प्रेसिडेंट अरुण सिंघानिया जी, और उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अपना अभिषेक मिश्रा जी, और इसी प्रकार के जनरल सेक्रेटरी में समीर खान, कोषाध्यक्ष में विजय बहादुर। तो अभी पूरी कमेटी बनी है और जिसके लिए फेंसिंग हैंडबॉल फेडरेशन से ऑब्जर्वर के रूप में अमिता दलाई इंटरनेशनल प्लेयर उपस्थित थी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ ओलंपिक से कोषाध्यक्ष श्री साईराम जाखड़ और चुनाव अधिकारी रूप में अरुण द्विवेदी उपस्थित थे। इस प्रकार का किसी बिना विरोध के बड़े टूर्नामेंट संपन्न हुआ। मैं सबको बधाई देता हूँ। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। बालोद जिले में कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने धान खरीदी केंद्र पहुंचकर तराजू की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि जिले में कुल 136 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां इस वर्ष जिले में 1,38,929 किसान अपना धान बेचेंगे। वहीं इस वर्ष बालोद जिले के किसानों से 59 लाख क्विंटल धान की खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि जिले के किसानों को 1 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार था। धान खरीदी शुरू होने के बाद से किसानों के चेहरे में खुशी साफ झलकती नजर आई।
इस केंद्र बालोद के धान खरीदी की शुरुआत हुई है। जहाँ जहाँ टोकन जारी हुआ है किसानों के धान ले रहे हैं और टोकन में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ जगह प्रॉब्लम थी, वो कल रात तक ठीक हो गई, किसानों को टोकन जारी हो गया और सारे अधिकारी वहाँ पे दौरा कर रहे हैं और कहीं कोई परेशानी आने पर दूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। केंद्रीय ग्रामीण व विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 8 लाख आवास आवंटन को रद्द कर दिया, जिससे छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब ग्रामीण को पीएम आवास से वंचित होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए 7,81,999 आवास निर्माण का आवंटन का लक्ष्य मिला था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपना राज्यांश नहीं दिए जाने और SECC आधारित लक्ष्य आवंटन का उपयोग करने में विफल रहने से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उक्त आवंटन को रद्द कर दिया है, जिससे गांव गरीब और ग्रामीणों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना से हर गरीब का सपना एक छोटा सा घर हो अपना साकार हो रहा था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई थी। गरीबों का सपना चकनाचूर हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा इस योजना पर उदासीनता का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि पिछले 6 वर्षों पहले इस योजना का नाम इंदिरा आवास योजना नाम दिया गया था, अब इसे प्रधानमंत्री आवास नाम दे दिया गया है। इसमें 60% केंद्र सरकार व 40% पैसे सरकार देती है, उसे पूरा 100% पैसे केंद्र सरकार ही दे। इस केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच की लड़ाई में कुल मिलाकर गरीबों का सपना चकनाचूर हो गया। आम गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उक्त आवंटन को रद्द करने से शहर व ग्रामीण गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होना एक दुर्भाग्य की बात कही है। आज से बहुत अच्छा खरीदी चालू हुआ है, उससे कोई परेशानी नहीं हो रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। अब कितना धान लाए? 27 कट्टा लाया हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले में संसदीय सचिव ने नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया और कहा कि किसानों को समय पर धान बेचने पर सहूलियत मिलेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज 1 दिसंबर से धान खरीदी केंद्र चालू हो गया है। वहीं नवीन धान खरीदी केंद्रों में भी इस साल इजाफा हुआ है। बेमेतरा जिले की बात करें तो बेमेतरा जिले में कुल 120 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जाएगी, जहां 1,47,000 से ज्यादा पंजीकृत किसानों से 60,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की धान की खरीदी की जाएगी। वहीं इस साल जिले में 4 नए धान खरीदी केंद्र बढ़ाए गए हैं, जिसमें साजा विधानसभा ने 1, बेमेतरा विधानसभा में 1 और नवागढ़ विधानसभा में 2 नवीन धान खरीदी बनाए गए हैं। नवीन धान खरीदी केंद्र शुभारंभ करने के लिए प्रदेश के संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे नवागढ़ विधानसभा के ग्राम गनियारी और बिटकुली पहुंचे, जहां उन्होंने धान खरीदी केंद्र में किसानों के धान का तौलकर खरीदी का शुभारंभ किया। वहीं किसानों को बीज का वितरण किया गया, साथ ही मितानिनों को साड़ी और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे देश में 2,500 रुपए से अधिक में धान खरीदी करने वाला पहला राज्य है। साथ ही इस साल किसानों से 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी की जाएगी। आज किसानों की समस्या को देखते हुए धान खरीदी केंद्रों में बढ़ोतरी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले के पंजीकृत 2,12,572 किसानों से 80 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य लेकर 148 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से आज 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत की गई है। राज्य शासन के द्वारा 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत कर दी गई है। काफी दिनों से धान बेचने का इंतजार कर रहे किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए नियम अनुसार टोकन प्राप्त किया और आज सुबह से ही धान खरीदी केंद्रों तक धान लेकर पहुंचने लगे। जिले के कई केंद्रों में विधि विधान से कांटा बट की पूजा अर्चना कर किसानों का तिलक कर धान खरीदी की शुरुआत की गई। राजनांदगांव शहर के ढाबा सोसाइटी में भी सुबह से किसान धान बेचने पहुंचने लगे। धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर किसानों ने संतुष्टि जाहिर की है और कहा कि किसी भी तरह की परेशानी उन्हें धान बेचने के दौरान नहीं हो रही है। महाराष्ट्र से धान लेके आया हूँ सोसाइटी बेचने, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत साफ सुथरे खरीदी चल रहा है। कितना लाए धान? 51 कट्टा। बहुत शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। धान 89 कट्टा लाया हूँ मैं। और बारदाना का? बारदाना किसान से 25% ले रहे हैं, 75% शासन दे रहे हैं। इस सोसाइटी में आज धान लाया हूँ और मेरा धान खरीदी हो गया है, अतः मैं इस कार्य से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। किसानों से धान खरीदी के लिए प्रशासन के निर्देश पर पहले ही सभी सोसाइटियों में तैयारियां पूरी कर ली गई थी और किसानों को टोकन जारी कर
धान विक्रय के लिए समय और तिथि दे दी गई थी, जिसके अनुसार किसान धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचकर सरलता से अपने धान का विक्रय कर रहे हैं। ढाबा सोसाइटी के प्रबंधक उपेंद्र देशमुख ने कहा कि आज धान खरीदी के लिए 22 किसानों को टोकन जारी किया गया है, जिसके अनुसार खरीदी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं बारदाने की भी पर्याप्त व्यवस्था है। आज 22 किसानों का है टोकन। 1 दिसंबर 2021 को आज धान शुरुआत हुआ है। 25% किसान का बारदाना जूट बारदाना और 75% बारदाना समिति दे रही है। धान बेचने के लिए किसानों को 25% बारदाना लाने को कहा गया था। वहीं खरीदी के लिए 75% बारदाना सोसाइटी के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। अपने धान की उपज बेचने के लिए राजनांदगांव जिले में कुल 2,12,572 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जिले के 148 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जा रही है। इस वर्ष 80 लाख क्विंटल धान की खरीदी को लेकर धान खरीदी शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।